हेलो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बीपीएससी एडीओ में जनरल साइंस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग बीपीएससी एडीओ जनरल साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसी के पैटर्न पर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की उम्मीद है। चलिए, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ यू शाइन ग्रीन लाइट ऑन अ ट्री द ट्री विल। हिंदी में पढ़िए, हिंदी में क्या लिखा है। यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष में क्या होगा। ऑप्शन है कि प्रकाश में छिप जाएगा, हरा कलर प्रकाश में छिप जाएगा, अधिक गहरा दिखाई देगा, पहले जैसा ही दिखाई देगा, अधिक चमकीला दिखाई देगा। तो वृक्ष का क्या होगा। इसका उत्तर है वृक्ष पहले जैसा ही दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ, समझिए। ये क्वेश्चन कलर कॉम्बिनेशन पर सवाल पूछा गया है। ये कलर कॉम्बिनेशन पर सवाल पूछा गया है। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, रेड, ब्लू और ग्रीन ये प्राइमरी कलर है। ठीक है, ये प्राइमरी कलर है। इसी कलर में हम वेरियस कॉम्बिनेशन करके एडिशन करेंगे तो नया नया कलर निकलता है। जैसे कि रेड में रेड कलर जोड़ देंगे तो रेड ही दिखाई देगा, ब्लू कलर को ब्लू कलर से जोड़ देंगे तो ब्लू कलर ही दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार ग्रीन कलर पर ग्रीन कलर ही डालेंगे तो वह ग्रीन कलर ही दिखाई देगा। यही कारण है कि चूंकि लाइट ग्रीन कलर दिखाई देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इसी कारण से जब उस पर ग्रीन प्रकाश डाला गया तो हमारा प्लांट क्या हुआ, ट्री क्या हुआ, ग्रीन कलर ही दिखाई देगा आपको। यही कारण है, ड्यू टू कलर कॉम्बिनेशन। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा होगा, आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है यहाँ पर एसर्शन रीजन। इस बार एसर्शन रीजन से सवाल बहुत पूछा है। एसर्शन रीजन में क्या देखिए, एसर्शन कहता है एट हाईएस्ट पोजीशन इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मिनिमम। और रीजन में कहता है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट टेंशन का फॉर्मूला दिया है, टेंशन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस वेट ऑफ बॉडी, दिस इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉर टेंशन थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर सवाल पूछा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अगर हम एक सर्किल खींच दें, ये बीच का सेंटर है और स्ट्रिंग को बांध दें तो ये टॉप पोजीशन है। क्या ये टॉप पोजीशन, हाईएस्ट पॉइंट है। ये आपका एचपी मतलब हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर ये स्ट्रिंग है। इसी स्ट्रिंग में टी नाम का एक टेंशन बनेगा और ये टेंशन केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ इसका झुकाव होता है। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप टेंशन का फॉर्मूला निकालेंगे, टेंशन का वैल्यू निकालेंगे तो ये होता है mv²/r माइनस mg। तो आप देख रहे हैं कि टेंशन के फॉर्मूला में mg माइनस हो रहा है। ये mg क्या है, दिस mg इज WT वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, ये mg क्या है, वेट ऑफ बॉडी, बॉडी का वेट है। तो बॉडी का वेट जितना ज़्यादा होगा टेंशन उतना ही कम हो जाता है। तो वर्टिकल सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन हमेशा मिनिमम होता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो असर्शन आपका सही है। रीजन में यही फार्मूला दे दिया है। यहाँ पर क्या किया है, टेंशन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये देखिए mv²/r, इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं, क्वेश्चन में सेंट्रीफ्यूगल दे दिया है बट ठीक है। तो टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस वेट ऑफ द बॉडी, जो फॉर्मूला डेराइव किया है वही फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए रीजन भी सही है। और रीजन जो है एसर्शन को व्याख्या कर रहा है कि एसर्शन भी सही कह रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन से सवाल उठाया गया है। एनसीईआरटी क्लास 11 में फिजिक्स का जो काइनेमैटिक्स जो किताब है उससे क्वेश्चन उठाया गया है, तो उसको पढ़िए, दूसरा उपाय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा है विथ सॉरी विथ रेफरेंस टू कंडक्टर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब एक कंडक्टर लिया है और कंडक्टर के संदर्भ में 3 कथन दिया है। इस 3 कथन पर आपको विचार करना है। पहला कथन दिया है बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करता है, ये सही कथन है। बैलेंस बैंड नीचे होगा और इसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, इसी प्रकार दोनों ओवरलैप होता है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कंडक्टर में ओवरलैप होता है, ये फैक्चुअल बातें हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कहता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टेम्परेचर। याद कीजिए एईडीओ के एक शिफ्ट में सवाल ये पूछा गया था। उस सवाल में दिया था कि कंडक्टर का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है, तो वहाँ उत्तर था कि कंडक्टर का रेजिस्टिविटी लीनियर फैशन में बढ़ता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर गलत दे दिया है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। अब चलिए ABCD पढ़ लेते हैं। ए में कहता है ओनली सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ करेक्ट पूछा गया है, तो चूंकि सेकेंड ऑप्शन गलत है इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। कहता है ओनली सेकेंड स्टेटमेंट नहीं सही, सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत ही साबित कर दिया हम लोगों ने। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, चूंकि फर्स्ट तो सही है बट सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। डी जो ऑप्शन है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप सही हो गया। अब आइए थर्ड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। थर्ड में कहता है कि कंडक्टर्स कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट लेस देन सेमीकंडक्टर, गलत बात है। यहाँ याद रखिएगा सी फॉर कंडक्टर, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करेगा सेमी कंडक्टर से, एस फॉर सेमी कंडक्टर, और सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करेगा देन इंसुलेटर से। तो ये रिलेशन याद रखिएगा कि कंडक्टर इज मोर कंडक्टिंग देन सेमी कंडक्टर इज मोर कंडक्टिंग देन इंसुलेटर, इसलिए स्टेटमेंट थर्ड भी गलत है। इस हिसाब से ओनली डी ऑप्शन सही है, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। कथन 1 सही है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा है, फिर से दिया है असर्शन रीजन। सवाल है व्हेन पेंडुलम इज टेकन टू मून इट्स टाइम पीरियड विल डिक्रीज। आप सबको पता होना चाहिए कि पेंडुलम का टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट ओवर लेंथ ऑफ पेंडुलम डिवाइडेड बाई जी, दैट इज ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? ग्रेविटी। आप सभी को पता है कि मून पर जब आप जाएंगे तो अर्थ के ग्रेविटी का 6th ग्रेविटी हो जाता है मून का, यानी मून का ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी से 1/6 घट जाता है। तो जब मून पर ग्रेविटी घट रहा है और अकॉर्डिंग टू फार्मूला L/G दिया हुआ है, जी है डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर घटेगा तो क्या होगा? टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड, क्योंकि मून पर ग्रेविटी घट रहा है तो ग्रेविटी घटेगा टाइम पीरियड बढ़ेगा। लेकिन एसर्शन में क्या दिया है? टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा, तो एसर्शन आपका गलत हो गया। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? ठीक है, चलिए रीजन को पढ़ लेते हैं। कहता है कि मून पर वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी विल इंक्रीज। अभी आपको पता है कि मून पर आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू घट जाता है, बढ़ता नहीं है, इसलिए रीजन भी गलत हो गया। और ABC में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो दोनों को गलत कर रहा है, इसलिए स्टेटमेंट डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द एबव इज करेक्ट। आया समझ में बात? ये क्लास में पढ़ाया जाता है, ये आपसे बनना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सवाल पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। एक तार है जिस वायर में करंट दौड़ रहा है, तो जब भी किसी वायर में करंट दौड़ता है तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो सवाल पूछता है कि वायर में
जो करंट दौड़ रहा है उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड दौड़ेगा उसका दिशा किस नियम के आधार पर हम पता कर सकते हैं? तो उसका दिशा हम पता कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, उससे आप पता कर सकते हैं डायरेक्शन क्या हो। कैसे? मान लीजिए ये पेन है, ये आपका वायर है, इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये राइट हैंड है, थंब बताएगा कि करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, थंब ऊपर कर लिया, इसको कर्लिंग करते हैं। ये फिंगर जो है, फिंगर इस दिशा में कर्ल हो रहा है, फिंगर इस दिशा में कर्ल हो रहा है, तो इसी दिशा में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर आई आर। ठीक है, समझ में आ रहा हो आशा करता हूं। ठीक है, फ्लेमिंग्स लॉ क्या कहता है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट लॉ कहता है कि करंट कैरिंग वायर पर फोर्स किस दिशा में लगेगा। कोई वायर है, उसमें करंट दौड़ रहा है, तो उस पर फोर्स किस दिशा में लगेगा, उस दिशा को दिखाने के लिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल से पता किया जाता है। लेंजेस लॉ क्या है, लेंजेस लॉ बताता है कि जब मैग्नेट को किसी क्वाइल के करीब लाएंगे तो उस क्वाइल में मैग्नेट के द्वारा एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जनरेट होगा। तो उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जो क्वाइल में जनरेट हुआ है उसका दिशा किस दिशा में है, उसका दिशा किधर से आ रहा है, इस बात को बताता है लेंजेस लॉ। तो जो मैंने बोला आप शायद उसको लिख लिए होंगे, ओम्स लॉ V बराबर आई आर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, और लेंजेस लॉ बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट इन अ क्वाइल व्हेन अ क्वाइल इज ब्रॉट नियर मैग्नेट। समझ में आ गया कि ABC गलत क्यों है, D क्यों सही है? क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक सवाल दिया है कि इसमें कौन सा लॉ सपोर्ट कर रहा है इस बात को कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम। ये एक वुडन फ्रेम है, इसको एक धागा से हमने सस्पेंड कर दिया, ये आगे पीछे घूम रहा है। इस पर जब आप हैमर से एक नेल ठोकेंगे, हैमर से नेल को मारेंगे, तो नेल पर तो आपने मारा तो वह क्या हुआ, एक्शन हो गया। नेल जो है एक विपरीत दिशा में फोर्स लगाया किस पर, हैमर पर, तो दोनों एक्शन रिएक्शन कर रहा है। तो यही एक्शन रिएक्शन कर तो रहा है, लेकिन बोर्ड आगे पीछे मूव कर रहा है। मूव करने की वजह से आप नेल वुडन बोर्ड में ठोक नहीं पाएंगे ड्यू टू न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हैमर से तो आपने मार तो दिया, लेकिन वो पीछे से एक फोर्स नहीं दे रहा है ना, ये आपका जो नेल आपका फोर्स दे रहा है, तो बोर्ड मूव कर रहा है, तो मूव करने की वजह से क्या होगा, उस पर नेल ठोकना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ चीज को आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक सवाल पूछा है कि वेन आर द टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, दो कण है जो कंपन कर रहे हैं, वो एक ही फेज में कब होंगे। और हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में लिखा है दो कंपन करने वाले कणों एक ही कला में कब कहा जाता है। तो ये फेज का एक फॉर्मूला आता है कि फेज डिफरेंस को कहते हैं, ऑप्शन ए की बात करें, फेज डिफरेंस को कहते हैं डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई। मतलब डेल्टा फाई इवन मल्टीपल होता है पाई का, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी की बात करें, पाथ डिफरेंस की बात कर रहा है, तो डेल्टा एक्स बराबर 2n लामडा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस जो होता है वह लामडा बाई 2 का इवन मल्टीपल है। ऑप्शन बी भी आपका सही है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, कह रहा है टाइम इंटरवल, तो डेल्टा टी बराबर 2n t/2। यहाँ टाइम इंटरवल t/2 जो है
यह भी क्या है, इवन मल्टीपल है t/2 का आपका टाइम इंटरवल, इसलिए ऑप्शन सी भी सही है। तो ये ए बी सी में जो लिखा ना, ये क्या है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ये डिराइव्ड रिलेशन है, इसको डायरेक्टली याद ही कर जाइए आप। डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस, और डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल। ये जब इस तीनों को फॉलो करेगा तब कहेंगे कि हमारा पार्टिकल जो है वह सेम फेज में। इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सब सवाल एनसीईआरटी क्लास 11 काइनेमैटिक्स फिजिक्स के सवाल, फिजिक्स से पूछा गया है, उसको पढ़िए, समझ में आएगा। साइंस वाले समझ जाएंगे, आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों को काफ़ी मुश्किल पड़ेगा, ये सवाल उनसे नहीं बना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक सवाल पूछा है, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग इट विथ विच ऑफ दिस। एक गैल्वेनोमीटर है, इसको हमको वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है, तो इस गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ दिया जाए। तो अगर आपको वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है, तो इस गैल्वेनोमीटर में आपको एक आर रेजिस्टेंस वाला एक तार जोड़ना पड़ेगा। इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होनी चाहिए, हाई रेजिस्टेंस। जब आप हाई रेजिस्टेंस वायर गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिएगा तो आप इससे बने हुए सीरीज को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिए। हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर ये सवाल पूछा भी जा चुका है एडीओ में 14 वाले पेपर में। अगर आप गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप गैल्वेनोमीटर को आम मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो गैल्वेनोमीटर पर एक आर को जोड़ना है। ये हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे किस में, सीरीज में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, सीरीज में। जब हाई रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़िएगा तो वोल्ट मीटर कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार आम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर में हमको जोड़ना है आर रेजिस्टेंस, जो लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। लो रेजिस्टेंस का एक वायर हो जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर में जोड़ेंगे। किस में, पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में। जब गैल्वेनोमीटर के साथ लो रेजिस्टेंस वायर को पैरेलल में जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, तो वह गैल्वेनोमीटर आम मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये गैल्वेनोमीटर में जो है, इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि इट विल डिटेक्ट ए स्मॉल करंट। एकदम मिली एम्पियर में करंट को क्या करेगा, ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। तो आशा करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे बढ़िया से। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस वायर इन सीरीज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पूछा है स्टार्स ट्विंकल। ये सवाल सबसे बना हुआ है, क्लास 6 to 10 का जो किताब है उस किताब में दिया हुआ है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार ट्विंकल क्यों करता है, जब स्टार से कोई लाइट निकलता है, वह लाइट जब एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से पास होता है, जब वह लाइट एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से पास करता है, तो उस एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर में क्या होता है, उस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली बदलता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो टेम्परेचर एंड डेंसिटी के बदलने से एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने के कारण जो प्रकाश इस स्टार से निकला, वह लाइट क्या करेगा, वह लाइट भी उस एटमॉस्फेयर से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो लाइट जब रिफ्रैक्ट हो जाएगा तो जहाँ स्टार है वहाँ दिखाई नहीं देगा, वह स्टार कहीं और दिखाई देगा। दैट इज एपरेंट पोजीशन बदल जाएगा, जिस कारण से स्टार ट्विंकलिंग करेगा, ट्विंकलिंग करना दिखाई देता है आपको। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्लास में पढ़ाया भी जाता है और ये एनसीईआरटी किताब में दिया भी है, आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश
एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर से पार करता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता है, तो लाइट का रिफ्रैक्शन भी बदलेगा, जिस कारण से आपका स्टार जो है ट्विंकलिंग करना दिखाई देता है। आशा करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हबल कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है। हबल कांस्टेंट दिया गया था रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स के लिए। आपका यूनिवर्स किस दर से फैल रहा है, ब्रह्मांड किस दर से फैल रहा है, किस दर से विस्तार हो रहा है, इसी के कंसेप्ट को दिया था हबल कांस्टेंट ने। इसलिए ये डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे, बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक इसी प्रकार सवाल आपसे पूछेगा 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स में जो होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वैल्यूएबल कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में 20 अप्रैल 2026 में जनरल साइंस बायोलॉजी का पूछा हुआ सवाल के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।